क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का कंसेप्ट क्या कहता है? यहां एक सेंट्रल एटम लिया गया, इस सेंट्रल एटम को ओरिजिन पर रखा गया और इसे माना गया पॉजिटिव चार्ज की तरह। तो सेंट्रल एटम किसकी तरह बिहेव कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज की तरह काम कर रहा है और ये हमने रखा है ओरिजिन पर। ओके, इसके चारों तरफ इस तरह से हमने लिगेंड को अप्रोच कराया। यहां लिगेंड रख दिए, मान लो 6 रख दिए, तो 6 लिगेंड हमने इसके चारों तरफ अरेंज किए। यहां लिगेंड काम करता है नेगेटिव चार्ज की तरह और ये लिगेंड नेगेटिव चार्ज की तरह काम कर रहा है और ये नेगेटिव चार्ज का लिगेंड एक्स, वाई और जेड एक्सिस, किसी भी एक्सिस पर हो सकता है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। अगर 4 लिगेंड अप्रोच कराएं, 4 लिगेंड रखें, तो केस को हम टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर कहेंगे। और 6 लिगेंड अगर अप्रोच करेंगे 6, तो उसे हम ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट कहेंगे। ऑक्टा का मतलब 8 नहीं है, यहाँ ऑक्टा का मतलब भी यहाँ 6 है। 6 लिगेंड अप्रोच करेंगे तो ऑक्टाहेड्रल, 1 2 3 4 5 6, तो ये किसका केस है? ऑक्टाहेड्रल का केस है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का पहला पॉइंट था कि सेंट्रल एटम ओरिजिन पर रखो, ये पॉजिटिव चार्ज माना जाएगा और लिगेंड एक्स, वाई, जेड किसी भी एक्सिस से आ सकता है, इसे नेगेटिव चार्ज माना गया। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लिगेंड जो नेगेटिव चार्ज का है, ये सेंट्रल एटम पॉजिटिव के साथ एक तरह का इंट्रैक्शन शो करेगा। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा यहाँ। तो शुरुआत में इसको बोला गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ये माना गया शुरुआत में कि सेंट्रल एटम के पॉजिटिव चार्ज और लिगेंड नेगेटिव चार्ज के बीच में कोई अट्रैक्शन बॉन्ड है, लेकिन बाद में ड्रॉबैक में पता चला कि ये लिगेंड बाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को दे रहा है। शुरुआत में इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माना गया, बाद में ये डिसाइड हुआ कि ये अपने इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को दे रहा है बाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बाद में ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड माना गया। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब सेंट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन आएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन पास आए या एक ही डिब्बे में आ गए, जैसे ये आपका डिब्बा ऑर्बिटल और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आपने भरे, तो उन इलेक्ट्रॉन में भी आपस में होगा रिपल्सन और इस रिपल्सन की वजह से एनर्जी इंक्रीज मानी जाती है। जहां रिपल्सन होगा उसका मतलब उसमें एनर्जी ज्यादा हो गई, वो अनस्टेबल हो जाएंगे। तो एक रिपल्सन डेवलप हुआ जिसकी वजह से एनर्जी बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी घट जाती है। तो हम बात करते हैं लिगेंड होगा तो कैसी कंडीशन होगी इस सेंट्रल एटम की, लिगेंड अगर एब्सेंट है तो कैसी कंडीशन होगी इस सेंट्रल एटम की, डायग्राम कैसे बनेंगे वो समझना है। इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड, अगर लिगेंड एब्सेंस है तो डी ऑर्बिटल सेंट्रल एटम का डी कैसा दिखेगा? तो हम चेक करते हैं, लिगेंड अगर एब्सेंट है तो सेंट्रल एटम का एम्प्टी डी ऑर्बिटल कैसा दिखेगा? तो जो एम्प्टी डी ऑर्बिटल होगा उसकी 5 डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम मानी जाएगी।
जब d ऑर्बिटल खाली है, कोई लिगेंड नहीं आया है, तो d ऑर्बिटल की एनर्जी सेम मानी जाएगी। और जब d ऑर्बिटल की, पांचों d ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, तो उसे बोलते हैं d जनरेट ऑर्बिटल। उस ऑर्बिटल को हमने नाम दे दिया d जनरेट ऑर्बिटल। अब ये दिखेंगे कैसे, उस पर ध्यान दो। ये मैं आपको कुछ डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, ध्यान से समझना। ठीक है, ये हमने सबसे पहले बनाया डी एक्स वाई ऑर्बिटल। ओके, तो जरा ध्यान दो, इस एक्सिस को मैं एक्स कह देता हूं। जनरली जो एक्सिस होती है वो इस तरह से होती है, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। ओके, अब मुझे बनाना है डी एक्स वाई। तो एक्स एक्सिस को तो एक्स माना, जो एक्स एक्सिस थी इसको एक्स माना, वाई एक्सिस को वाई मान लिया, तो ये हो गया एक्स और वाई एक्सिस। ठीक है, अब मुझे बनाना है डी एक्स वाई का डायग्राम। कैसे बनता है उस पर ध्यान दो। डी एक्स वाई का डायग्राम बना रहा हूं। ये है डी एक्स वाई का डायग्राम, मतलब ये वाई एक्सिस से और एक्स एक्सिस से ये जो एंगल है, यहां से देख लो या यहां से, ये 45 डिग्री के एंगल पर अरेंज है। 45 डिग्री के एंगल पर ये अरेंज है। अब मान लो हमको बनाना है वाई जेड, तो मैंने यहां बनाया और मुझे बनाना है डी वाई जेड। तो वाई को एक्सिस को वाई माना, वाई एक्सिस को वाई मान रहा हूं, और जो जिसको आप एक्स कह रहे हो उसको मैंने कह दिया जेड माना। आपको इन दोनों पे ही बनाना है, तो वाई को तो वाई मानो और दूसरे वाले को बदल दो नाम, जेड मान लिया। डायग्राम वैसे ही बनाना है। ये एंगल 45 डिग्री का, तो ये डायग्राम हो गया डी वाई जेड के लिए। अब मान लो मुझे बनाना है डी एक्स जेड, डी एक्स जेड। एक तो एक्स एक्सिस है तो इसको तो एक्स ही मानो, और इसको मान लो जेड, जो एक्स है उसको एक्स ही मानो और दूसरे का नाम बदल दो जेड, और डायग्राम ऐसे ही बनाओ जैसे पहले बनाया था। और ये 45 डिग्री का है। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डायग्राम की। बन रहा है? ठीक है, अगला डायग्राम की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। हमारे पास डायग्राम है, मान लो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। तो इस एक्सिस को एक्स मानो और इसको वाई मानो, क्योंकि इस पर स्क्वायर है, इसका मतलब ये डी एक्स वाई से अलग होगा। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है डी ऑर्बिटल का। अंतर आ गया इन दोनों में। और यहां एंगल जो ये वाला डिब्बा है, ये वाला उसका एक्सिस के साथ एंगल कितना है? 0 एंगल। तो ये 0 एंगल पर है एक्सिस से। ओके, इस तरह से अरेंज होते हैं ये। और लास्ट डायग्राम है आपका डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर का डायग्राम कैसे बनाएंगे उस पर ध्यान दो। इसका डायग्राम मैंने माना इस तरह से, यहां एक गोला बनाया, एक लॉब ऐसे, एक लॉब ऐसे, ये इस तरह का डायग्राम होता है इसका। तो ये आपका डी जेड स्क्वायर, इसको अपने जेड एक्सिस माना, इसको जेड मान लिया। उस वाले को आप कुछ भी मान सकते हो, एक्स मान लो चाहो एक्स मान लो, वाई मानना चाहो वाई मान लो, ये हमने जेड मान लिया। तो ये इस तरह से डी के ऑर्बिटल्स होते हैं जब लिगेंड नहीं होता है तब। एब्सेंस ऑफ लिगेंड में इस तरह की कंडीशंस है, लेकिन जब लिगेंड अप्रोच करेगा, लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को देने आएगा, तब की कंडीशंस क्या होगी ये समझते हैं। सेकेंड केस है प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। जब लिगेंड सेंट्रल एटम को अपने इलेक्ट्रॉन देने आएगा, हम पढ़ रहे हैं ऑक्टाहेड्रल शेप की बात। 3 केस है, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वाड्रेनल। सारे केस किसके पढ़ रहे हैं अभी? ऑक्टाहेड्रल के। तो 6 लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन देने आए डी ऑर्बिटल को। ये आपका है डी ऑर्बिटल।
जब लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा था तो उन पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम थी, लेकिन जब ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो इन पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी अलग अलग हो जाएगी। तो यहां हम कहेंगे इन सब की एनर्जी हो गई डिफरेंट, एनर्जी डिफरेंट हो जाएगी। कोई कहेगा मैं इलेक्ट्रॉन लूंगा, दूसरा डिब्बा कह रहा है कि नहीं पहले मैं लूंगा, तो सबकी एनर्जी डिफरेंट हो गई। अब हमको ये समझना है कि एनर्जी डिफरेंट कैसे हुई, तो उस पर ध्यान दो। मान लो मैंने ये एक्सिस मानी, ध्यान समझना, और आपके पास ऑर्बिटल ऐसे बैठा हुआ है। मान लो ये ऑर्बिटल है dx² माइनस y² का, ओके, और एक ऑर्बिटल मैंने बना दिया ऐसे, और ये वाला जो ऑर्बिटल मैंने रेड से दिखाया है, ये ऑर्बिटल मैंने माना dxy का, मान लो 45 डिग्री के एंगल पर और ये 0 एंगल पर। ये अपनी एक्सिस से 0 एंगल पर है और वो ये वाला इस वाली एक्सिस से 45 डिग्री पर है। तो ये तो 45 डिग्री पर है और ये 0 एंगल पर है। अब सोचो लिगेंड आएगा तो क्या इफेक्ट होने वाला है इन ऑर्बिटल्स पर। मान लो लिगेंड का अप्रोच मैंने इस एक्सिस के अलोंग किया, लिगेंड ऐसे आ रहा है इस एक्सिस के अलोंग, ऐसे करके लिगेंड आ रहा है। जब ये लिगेंड इस तरह से आएगा, सोचना ढंग से, इन डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हैं, अपने ऑर्बिटल अपने इलेक्ट्रॉन भरे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन इस लिगेंड के इलेक्ट्रॉन, ये लिगेंड का इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसमें अपना इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों में रिपल्सन होगा। ये लिगेंड इस इलेक्ट्रॉन से टकराना चाहता है तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। तो ये रिपल्सन कैसा होगा, इसमें भरे हुए इलेक्ट्रॉन्स और इधर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं रिपल्सन के केस बनेंगे। तो मैं कहूंगा ये टक्कर सीधी है, ये सीधा आके टक्कर मारेगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक का रिपल्सन, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन ज्यादा होगा। ओके, रिपल्सन ज्यादा हुआ तो एनर्जी ज्यादा होगी, यहां एनर्जी ज्यादा होगी। जब ये लिगेंड सीधा आके टक्कर मारेगा, ये गाड़ी यहां खड़ी है, इधर से कोई गाड़ी आके सीधी टक्कर मारता है, तो इन दोनों का जो टक्कर है, इन दोनों का जो रिपल्सन है वो ज्यादा होगा, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो इस लेवल को मैंने नाम दिया, जब ये इसे टकरा रहा है तो उसकी एक एनर्जी लेवल बनी, उसको मैंने नाम दिया ईजी लेवल। क्या नाम दे दिया, ईजी लेवल। ओके, ये लिगेंड ऐसे आ रहा है, तो क्या ये लिगेंड इस तरह से आ रहा है तो क्या ये इस वाले से टकराएगा? भाई आ गाड़ी ऐसे रही है, इससे टकराएगी। अब ये वाली गाड़ी इससे नहीं टकरा रही है, इसका मतलब इस जगह पर, इस लिगेंड का इस जगह पर रिपल्सन हम चेक करें। यहां से यहां रिपल्सन तो आपका ज्यादा है, लेकिन इस लिगेंड का यहां रिपल्सन dx5 पर रिपल्सन क्या होगा, कम होगा। तो इस जगह पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम होगा, इस जगह पर एनर्जी लेस होगी, और इसको मैंने नाम दिया T2G लेवल। जिसकी एनर्जी कम है उसे T2G नाम दे दिया, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसको हमने EG लेवल नाम दे दिया। इसका मतलब लिगेंड जब अप्रोच करेगा तो कुछ डिब्बों पर, कुछ ऑर्बिटल पर रिपल्सन ज्यादा होगा और कुछ ऑर्बिटल पर रिपल्सन कम होगा। तो दो तरह की कंडीशंस यहां हमारे सामने बन जाएगी जब लिगेंड पास आएगा। ऑक्टाहेड्रल शेप में मैं कुछ डायग्राम शो कर रहा हूं, अच्छी तरह समझना। मान लो ये आपके पास है डी ऑर्बिटल, ये आपके पास डी ऑर्बिटल है, 5 डिब्बे दिखाते हैं, 1 2 3 और ये 4 5।
ये आपके पास डी ऑर्बिटल नॉर्मल कंडीशन में, कोई लिगेंड नहीं आया तब, एब्सेंस ऑफ लिगेंड, एब्सेंस ऑफ लिगेंड, जब लिगेंड अप्रोच नहीं कर रहा है तब की ये कंडीशन है। जैसे ही हमने कहा लिगेंड पास आ रहा है तो ये डी ऑर्बिटल एक्साइटेड हुआ कि अब लिगेंड मिलेगा मुझे, तो एक्साइटेड होके ये यहां से मान लो यहां पहुंच गया कि अब मुझे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, मैं एक्साइटेड हूं भाई, इलेक्ट्रॉन ले लूंगा, आ जाओ। तो यहां से ये डी ऑर्बिटल इस जगह पर आ गया। ये तब आ रहा है जब एक्साइटेड हमने कंडीशन मानी, मतलब प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, लिगेंड आने वाला है, लिगेंड मिलेगा मुझे। इसके हमने सेंटर को नाम दे दिया बैरी सेंटर। इस कंडीशन को बोला कि ये बैरी सेंटर पर बैठा है। लेकिन जैसे ही लिगेंड आके टकराएगा तो दो लेवल बन जाएंगे इस डी ऑर्बिटल के, दो लेवल। एक में वो ऑर्बिटल आ जाएंगे जिनकी एनर्जी ज्यादा है और एक में वो ऑर्बिटल आ जाएंगे जिनकी एनर्जी कम है। तो जो टकराए नहीं, रिपेल नहीं हुए, कम रिपेल हुए, उनकी एनर्जी कम मानी। तो जिनकी एनर्जी कम आई, जिनसे रिपल्सन कम हुआ, उन डिब्बों को मैंने नाम दिया T2G। और जिनसे वो सीधे जाके टकरा गया उनकी एनर्जी हमने मानी ज्यादा, तो उसको हमने माना EG लेवल। अब कौन कौन से डिब्बों का रिपल्सन कम हुआ? 3 डिब्बों का, 3 हमारे ऑर्बिटल है यहाँ, 3 ऑर्बिटल की एनर्जी कम रही। इनको मैंने T2G नाम दिया। इसमें था dxy, dyz और dxz। इन तीनों से लिगेंड का इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट नहीं टकराया, इनमें रिपल्सन कम था, इनकी एनर्जी कम थी, इसलिए नीचे रह गए बैरी सेंटर से कि हमारी एनर्जी तो बहुत कम है। और जिनसे सीधा टकरा गया उनकी लेवल एक्साइटेड हो गया, एक्साइटेड लेवल से भी ऊपर निकल गया कि मेरी एनर्जी तो बहुत हाई है। तो ये डिब्बे थे dx² - y² और dz²। इनसे वो इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट टकरा गया, इनकी एनर्जी ज्यादा है। तो मैं कहूंगा EG लेवल वो है जिसकी एनर्जी ज्यादा है और T2G लेवल वो है जिसकी एनर्जी लेस है। ओके, और ये आपका बैरी सेंटर। इस बैरी सेंटर से लोअर एनर्जी की जो एनर्जी है यहां से लेके यहां तक की, इस एनर्जी को हमने माना है -0.4 डेल्टा नॉट। इस एनर्जी को, इस गैप को, इस एनर्जी गैप को हमने बोला माइनस में, नीचे से -0.4 डेल्टा नॉट। ओके, या हम कह सकते हैं इसको -4 dq डेल्टा क्यू। डेल्टा नॉट में लिखोगे तो -0.4 और dq के टर्म में लिखोगे तो -4। और इस बैरी सेंटर से ये जो एनर्जी है, ऊपर का गैप, एनर्जी गैप, ये है +0.6 डेल्टा नॉट या +6 dq। ये एनर्जी गैप इतना है। और इस पूरे एनर्जी गैप को, यहां से लेके यहां तक के एनर्जी गैप को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, तो ये डी ऑर्बिटल, ये वाला डी ऑर्बिटल के पास जब इलेक्ट्रॉन अप्रोच हुए, इलेक्ट्रॉन लिगेंड के जब टकराए तो उसके 2 टुकड़े हो गए, एक T2G और एक EG। 2 टुकड़े हो गए। जो T2G लेवल है उसका एनर्जी गैप है -0.4 डेल्टा नॉट और जो EG लेवल है ऊपर वाला, इसका ये एनर्जी लेवल गैप है 0.6 डेल्टा नॉट। और पूरे गैप को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। मैं चलो ठीक है, बोलते होंगे क्या मतलब है इसका? अभी केवल थ्योरी चल रही है, इसका बहुत बड़ा मतलब है, एक साथ समझ में नहीं आएगा। पहले थ्योरी समझेंगे कि पॉइंट क्या है और फिर उसका एप्लीकेशन, किस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का क्या मतलब है।
अभी हम समझा रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के लिए एक फॉर्मूला कि ये कैसे निकाला जाएगा। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का एक फॉर्मूला दे रहा हूं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का फॉर्मूला n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, T2g लेवल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसमें इंटू करना है -0.4 डेल्टा नॉट का, ओके, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Eg लेवल का और इसमें इंटू करना है 0.6 डेल्टा नॉट का, प्लस 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 n डैश p। एक और टर्म आ रहा है n डैश p। ये क्या है उस पर ध्यान दो। ये n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2g लेवल। ऐसी सेम कंडीशन ये इलेक्ट्रॉन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन Eg लेवल। प्रॉब्लम आ रही है n डैश p क्या है। यहां n डैश है, n डैश को हम बोल रहे हैं नंबर ऑफ पेयरिंग कॉज्ड बाय लिगेंड। नंबर ऑफ पेयरिंग ये टफ पोर्शन है, ध्यान देना। बहुत से लोग इतना ही समझाते हैं तो उसे छोड़ देते हैं, मैं पूरा समझा रहा हूं। एंड एज ए नंबर ऑफ पेयरिंग कॉज्ड बाय लिगेंड। एंड एज होता है नंबर ऑफ पेयरिंग कॉज्ड बाय लिगेंड, मतलब बताऊंगा मैं अभी। और P है यहां पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी। तो इस पर क्वेश्चन बनते आएंगे। इन दोनों को निकालना आसान होता है, इस वाले केस को निकालना आसान नहीं है, तो वो मैं सिखाऊंगा कैसे। अभी तो आप समझो कि एक फॉर्मूला है जिसे हम आगे यूज करना सिखाएंगे। अच्छा, CFC की वैल्यू, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वैल्यू नेगेटिव में जितनी हाई होगी, ये वैल्यू सॉल्व करके नेगेटिव में जितनी हाई होगी समझना वो कॉम्प्लेक्स अधिक स्टेबल होगा। तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा चाहिए तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी नेगेटिव में हाई होनी चाहिए। एप्लीकेशन समझते हैं, क्या एप्लीकेशन है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, क्या मतलब है इस लाइन का। तो जरा ध्यान दो। पहला केस है D1 जब D में एक इलेक्ट्रॉन हो, D2 D3 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, D8 D9 और D10। जब आपके पास D में एक इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, तब केस फर्स्ट लगता है। केस फर्स्ट में हम एक कंडीशन ले रहे हैं, रटने की जरूरत नहीं है, समझाऊंगा डिटेल में क्या मतलब है। इन केसों में लिगेंड नॉट कॉज्ड ऑफ पेयरिंग। यहां लिगेंड रेस्पॉन्सिबल नहीं है पेयरिंग के लिए। जो एंडेस पी है उसमें एंडेस था, पेयरिंग कितनी है लिगेंड के द्वारा। इन केसों में लिगेंड रेस्पॉन्सिबल नहीं है पेयरिंग के लिए। लिगेंड नॉट रेस्पॉन्सिबल, ऐसे लिख लो, नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर पेयरिंग। क्या मतलब है इस लाइन का, उसे हमें समझना है। सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन में D का डिब्बा होता है ऐसा 1 2 3 4 5। ये हमने कह दिया नॉर्मल कंडीशन। मैं इसे ब्लू से बना रहा हूं, नॉर्मल कंडीशन। तो मैंने पूछा तुमसे कि भाई आपके पास D में एक इलेक्ट्रॉन है, आपने कहा एक है साहब। तो यहां मैं आपको 2 लेवल बना के दिखा रहा हूं। T2g लेवल जिसमें 3 डिब्बे हैं, और ये हो गया आपका Eg लेवल जिसमें 2 डिब्बे हैं। ओके, आपको कितने इलेक्ट्रॉन भरनी है, हमने कहा एक इलेक्ट्रॉन है D में। नॉर्मल कंडीशन में भर के देखो, तो ऐसे तो भरोगे ही। हमने भर दिया नॉर्मल कंडीशन में कि भाई नॉर्मल कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ही भरा जाएगा। तो यहां हम सबसे पहले
T2G के डिब्बे में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। एक इलेक्ट्रॉन है तो हमने एक भर दिया। क्या यहाँ पेयरिंग है? नहीं है, तो यहाँ भी नहीं है। ओके, मेरी बात पर ध्यान से सुनना। एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, नीचे एक इलेक्ट्रॉन है। अब मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब देना। हमारे पास फॉर्मूला है CFSE का N T2G के इलेक्ट्रॉन -0.4 डेल्टा नॉट प्लस N EG लेवल 0.6 डेल्टा नॉट प्लस N-P। ये हमारे पास फॉर्मूला है। ओके, अब हमको कुछ और समझना है, इसमें ध्यान देना। मैंने पूछा कितने इलेक्ट्रॉन है T2G में, तो आपने कहा था एक इलेक्ट्रॉन है, तो N की वैल्यू 1 हो गई और ये वैल्यू है -0.4 डेल्टा नॉट प्लस कितने इलेक्ट्रॉन है EG में कि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो ये 0 हो गया 0.6 डेल्टा नॉट प्लस क्या यहाँ कोई पेयरिंग है? नहीं है, तो यहाँ भी पेयरिंग नहीं है, तो N' की वैल्यू 0, लिगेंड की कोई पेयरिंग नहीं है, लिगेंड की कोई पेयरिंग नहीं है, तो ये पूरा फैक्टर 0। N' है ही नहीं। ओके, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू आ रही है केवल -0.4 डेल्टा नॉट। तो ये हमने पूछा एक इलेक्ट्रॉन होगा तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की कितनी वैल्यू होगी, तो हम कहेंगे -0.4 डेल्टा नॉट। सर ये समझ में नहीं आ रहा है, ये समझ में आएगा एग्जाम्पल जब बढ़ाऊंगा, ध्यान सुनना। अभी यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है तो N' की वैल्यू 0, पेयर चाहिए हमें, कोई भी पेयर नहीं है तो ये 0। ओके, ध्यान से सुनना, समझ में आएगा। मान लो मैंने कंडीशन 2 ली, 3 ली, 8 ली, 6 ली। मान लो मैं D3 की बात कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ कर दिया D3। अब आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ रखो 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? एक इलेक्ट्रॉन, ये सेकेंड और ये थर्ड, पहले नीचे वाला बनना है 1 2 3। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी? 3 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 3 हो गया, ऊपर 0 हो तो ये 0, यहाँ कोई पेयरिंग नहीं तो ये 0, 4 बार है तो ये हो गया -1.2 D3 का केस आ गया। अब आप कहोगे सर D8 बताओ, तब समझ में आएगा हमको। तो मैं केस समझा रहा हूँ D8 का, अच्छी तरह समझना, यही कंफ्यूजन शुरू होगा। D8 कर देता हूँ मैं, D8 अच्छी तरह समझना। 8 इलेक्ट्रॉन है तो 1 यहाँ भर रहा हूँ, ध्यान सुनना, 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ओके, मैंने 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। कैसे भरे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब यहां भरिए इलेक्ट्रॉन 8, कैसे भरोगे? डी में 8 बनने तो 1 2 3, 1 2 3 और ये 4 और ये 5, फिर आपको नीचे लौट के आना पड़ेगा 6 7 और ये 8। ऐसे भर सकते हो। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8, एक तरीका। एक ने कहा नहीं सर मैं तो ऐसे भरूंगा, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 6, 2 ऊपर जाएंगे, एक यहाँ एक यहाँ। ये ध्यान रखना, एक एक ही भरते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, भर दिया आपने। तो मैंने पूछा लिगेंड की पेयरिंग कितनी है, तो मैं यहाँ पूछ रहा हूँ कितने पेयर दिख रहे हैं यहाँ? 1 2 3, 3 पेयर है। यहाँ कितने पेयर है? 1 2 3। जो पेयर यहाँ थे वही पेयर यहाँ है, जो पेयर यहाँ थे वही पेयर यहाँ है, कोई एक्स्ट्रा पेयर नहीं है। दिस इज एक्स्ट्रा पेयरिंग, ये एक्स्ट्रा पेयरिंग की संख्या है। तो जो पेयरिंग यहाँ है वही पेयरिंग यहाँ है, कोई एक्स्ट्रा पेयरिंग नहीं है। अब भी N' 0 है। दोबारा सुन लो, पहले यहाँ 3 पेयर है और यहाँ भी 3 पेयर है। जो पेयर वहां है वही पेयर यहाँ है, कोई एक्स्ट्रा पेयरिंग नहीं है, तब भी N' 0 होगा। कोई एक्स्ट्रा होगी तब सोचेंगे, N' 0। ओके, अब ये कैसे निकलेगा? टोटल इलेक्ट्रॉन है 6, 2 4 6, तो यहाँ होगा N की वैल्यू 6 प्लस यहाँ इलेक्ट्रॉन है 2, 1 को 1 2, तो यहाँ मैं 2 लिखूंगा इनटू दिस और ये 0, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी 2.4 माइनस में डेल्टा नॉट प्लस 1.2 डेल्टा नॉट
वो 0 हो गया। इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस के 1.2 डेल्टा। तो ये केस था D8, D9, D10 के लिए। ऐसे करके देखेंगे आप। अब केस 2 समझते हैं। केस 2 में क्या हो रहा है? इसका मतलब D1, D2, D3, D8, D9, D10 में लिगेंड नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर पेयरिंग। यहाँ एंड की वैल्यू 0 ही रहेगी। इन केसों में अब निकाल के देखो या मत देखो, इन केसों में सब में एंड 0 ही रहेगा। इन केसों में एंड की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। तो एंड की वैल्यू 0 कब नहीं रहती है, ये हमको समझना है। केस सेकंड D4, D5, D6 और D7 के लिए यहां लिगेंड रेस्पॉन्सिबल है फॉर पेयरिंग। अगर लिगेंड रेस्पॉन्सिबल है इस जगह पर पेयरिंग के लिए, तो हमें पता करना पड़ेगा, मतलब लिगेंड या वर्क कर रहा है तो ये भी देखना पड़ेगा कि वीक लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कैसा लिगेंड है भाई? जब लिगेंड रेस्पॉन्सिबल है पेयरिंग के लिए, तो वो वीक लिगेंड पेयरिंग करा रहा है या स्ट्रॉन्ग लिगेंड की पेयरिंग हो रही है, उसका फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। कैसे? जो वीक लिगेंड होते हैं, उनका एनर्जी गैप, दो ऑर्बिटल के बीच का एनर्जी गैप डेल्टा नॉट कमजोर होता है, कम होता है पेयरिंग एनर्जी से। पहले कहो इनका जो एनर्जी गैप है वो लेस होता है, और हम कह सकते हैं यहाँ डेल्टा नॉट की वैल्यू कम होती है पेयरिंग एनर्जी से। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, डेल्टा नॉट की वैल्यू कम होती है पेयरिंग एनर्जी से। मतलब समझाता हूं, इस जगह पर है लेवल आपका Eg, और नीचे आपका लेवल है T2G, और इनका ये जो एनर्जी गैप है वो बहुत ही कम होता है वीक लिगेंड में। एनर्जी गैप लेस, एनर्जी गैप कम होता है वीक लिगेंड में, स्ट्रॉन्ग में ये ज्यादा होता है। तो चलो हमने पहले वीक लिगेंड की बात की, और वीक लिगेंड में हमें बात करना है D4 इलेक्ट्रॉन के लिए। किसके लिए? D4 इलेक्ट्रॉन के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जनरल नॉर्मल d ऑर्बिटल ये है। नॉर्मल कंडीशन में जब D नहीं है तब ये है। आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, मैं इसमें 4 इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं, 1 2 3 4। ओके, ये तो हमारी नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन बनने का स्टाइल है। अब यहां देखते हैं, यहां क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में इलेक्ट्रॉन कैसे बनेंगे जब वीक लिगेंड होगा। तो एक वीक लिगेंड होता है, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहां रहेगा एक, ये सेकंड और ये थर्ड। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन की बात आती है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन की। तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? पेयर में जाएगा या ऊपर? तो ये क्या कह रहा है, ये गैप कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन चाहे तो इस गैप को क्रॉस करके वो ऊपर जा सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, इस जगह पर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर में नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर में नहीं आ पाएगा। इलेक्ट्रॉन दो बातें यहां सोचता है कि मैं यहाँ पेयर में आऊं या ऊपर जंप करूं। यानी ऊपर जा सकते हो कि यहाँ गैप कम है, ऊपर जा सकता हूं, और यहाँ वो कह रहा है कि नहीं पेयर में नहीं आ सकते आप, तो पेयर में नहीं आएगा, पेयर में आने के लिए मना कर दिया। तो वो इलेक्ट्रॉन का कोई बात नहीं है, गैप कम है, मैं ऊपर जा सकता हूं, तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर भेजेंगे। वीक लिगेंड में पहले इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, पेयरिंग में नहीं जाएगा। तो 1 2 3 और ये 4, इस तरह से हो गया हमारे पास। यहाँ कोई पेयरिंग नहीं और इस जगह पर भी कोई पेयरिंग नहीं है, मतलब कोई एक्स्ट्रा पेयरिंग नहीं है, मतलब एंड की वैल्यू 0। अब हम बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालने का कंसेप्ट। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का फॉर्मूला N(T2G) -0.4 डेल्टा नॉट, N(Eg) 0.6 डेल्टा नॉट, N'(P). तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की क्या वैल्यू आ रही है?
यहाँ इलेक्ट्रॉन है 3, 1 2 3, तो इसकी वैल्यू 3 हो गई, माइनस 0.4 डेल्टा नॉट प्लस Ng लेवल में, Eg लेवल में इलेक्ट्रॉन 1 है, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन 0.6 डेल्टा नॉट और ये पेयरिंग एनर्जी 0, तो ये हो आपका माइनस के 1.4 डेल्टा नॉट प्लस 0.6 डेल्टा नॉट प्लस में ऑल ओवर आएगा माइनस के 0.6 डेल्टा। ये हो गया D4 का स्टेप। किसका स्टेप? D4 का स्टेप। तो यहां इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में ना जाके ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर यही केस D4 का केस मैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड मान के चलूं तो क्या होगा? तो मैंने D4 ही माना है, लेकिन इस जगह पे कर देता हूं मैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में कंडीशंस क्या होगी? एनर्जी गैप जो पहले कम था, अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ज्यादा हो जाएगा, तो एनर्जी गैप ज्यादा हो गया, पहला केस। दूसरा केस में क्या कह रहा हूं? जब एनर्जी गैप ज्यादा होगा तो ये केस हो जाएगा इस तरह से, डेल्टा नॉट ग्रेटर देन पी हो जाएगा, उल्टा कर दो। पेयरिंग एनर्जी अब कम हो जाएगी, पेयरिंग एनर्जी कम होने का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर में आएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर में आ सकता है। एनर्जी गैप ज्यादा, अब जो ये एनर्जी गैप है वो ज्यादा हो गया, ये जो एनर्जी गैप है वो हमने ज्यादा कर दिया, थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको। ये हो गया Eg लेवल, और देखो ये एनर्जी गैप हो गया पहले की तुलना में ज्यादा, तो इस जगह पर एनर्जी गैप हो गया ज्यादा। अब इलेक्ट्रॉन चाहकर भी इस गैप को क्रॉस नहीं कर पाएगा, और उसे हर हालत में पेयरिंग में ही आना होगा, और इधर ये भी कह रहा है कि पेयरिंग में आ सकते हो। चलो अब 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, वहां तो वैसे ही भरेंगे, इस जगह पे बात करें 1 2 3, ऊपर वो इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, तो 4th इलेक्ट्रॉन आ गया पेयरिंग में, 4th इलेक्ट्रॉन आ गया पेयरिंग में। ओके, अब 4th इलेक्ट्रॉन पेयर में आ गया, तो देखो ये पेयर बन गया। मैंने पूछा क्या यहाँ पेयरिंग है? इस जगह पर पेयरिंग नहीं है, जबकि यहाँ पेयरिंग आ रही है, तो ये पेयरिंग कहलाएगी एक्स्ट्रा पेयरिंग। तो एक्स्ट्रा पेयरिंग बनी, एक्स्ट्रा पेयरिंग बनी, और एन डैश की वैल्यू कितनी हुई? ये एक पेयरिंग है, तो एन डैश की वैल्यू हो गई 1। इस बात को समझो दोबारा से। आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, इस तरह से कंडीशन है, कोई पेयरिंग नहीं है। यहाँ हमने इलेक्ट्रॉन भरा 1 2 3, ऊपर जाएगा नहीं, पेयरिंग में बैठना है तो पेयरिंग में आ गया। जरा देखो वहां नहीं है कोई भी पेयरिंग, लेकिन यहाँ पेयरिंग आई, तो इसे बोलेंगे हम एक्स्ट्रा पेयरिंग। ये पेयरिंग 1 है, तो एक्स्ट्रा पेयरिंग एन डैश की वैल्यू 1। अब निकालना है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो जरा देखो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन टोटल, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया आपका 4 इंटू 0.4 डेल्टा नॉट प्लस, एक जगह पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो यहाँ हो गया 0। ओके, प्लस एन डैश की वैल्यू कितनी है? 1, तो ये हो गया 1p। तो वैल्यू क्या आएगी उस पर ध्यान दो। ये हो गया आपका माइनस के 1.6 डेल्टा नॉट, ये फैक्टर 0 हो गया, प्लस 1p। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू होगी माइनस के 1.6 डेल्टा नॉट प्लस 1p। ये हो गया D4 का केस। अब मैं केस बदलता हूं, मान लो D6 लेता हूं, D5 लेता हूं, D7 लेता हूं, तो क्या होगा? हम बात कर रहे हैं मान लो D6 का केस, ये बहुत पूछा था D6 में, तो वीक लिगैंड और स्ट्रॉन्ग लिगैंड देख के करना होगा। मान लो मैंने लिया वीक लिगैंड, वीक लिगैंड में एनर्जी गैप बहुत ही कम होगा, तो मान लो ये आपका T2G लेवल, और ये आपका Eg लेवल, और इनके बीच का जो गैप है ये वो बहुत ही कम है। ठीक है, आपको टोटल 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो देखो 1, यहां ध्यान दो, 6 बनने हैं, 1 2 3 4, ये 5 और ये पेयरिंग 6। ओके, 6 इलेक्ट्रॉन भर गए उस जगह पर नॉर्मल कंडीशन में। अब यहां भर के देखते हैं, एनर्जी गैप कम है, तो हम इसे लिखते हैं डेल्टा नॉट लेस देन पी। एनर्जी गैप कम हो गया, इसका मतलब ये पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, यहाँ
पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। इसका मतलब वो कह रहा है कि पेयर में मत जाओ, पेयर में नहीं जाना है। अब देखते हैं ये पेयर में जाएगा नहीं जाएगा, क्या होगा। तो देखो आपको 6 इलेक्ट्रॉन बनने हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन 1, दूसरा इलेक्ट्रॉन 2 और ये 3। अब इसने कहा कि पेयर में मत जाना, बाकी के इलेक्ट्रॉन ऊपर जाओ, पहले ऊपर जा सकता है, नहीं जा सकता है। तो अगला इलेक्ट्रॉन हम यहाँ भरेंगे, पेयर नहीं करेंगे, ऊपर भेजेंगे। 1 2 3 फिर 4 और फिर 5 बढ़ गए, लेकिन हमें भरने कितनी है 6। अब छठवां इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग में आना पड़ेगा, या तो यहाँ या यहाँ या यहाँ या नीचे या ऊपर, कहीं तो पेयर में आना पड़ेगा, लेकिन भरते हम नीचे से हैं। तो छठवां इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में आया, मजबूरी है उसकी। इसने कहा पेयरिंग में मत जाओ, हम पेयरिंग में नहीं गए। 1 2 3 4 यहाँ नहीं भरा हमने, पहले ऊपर गए हम। 1 2 3 4 5, लेकिन छठवां इलेक्ट्रॉन पेयर में लाना जरूरी है, तो मजबूरी में पेयर में आए हम यहाँ। ओके, मैंने तुमसे पूछा इलेक्ट्रॉन भरने की स्टाइल समझ में आई कि आई? कैसे? पहला इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन, फिर ये 4th इलेक्ट्रॉन, फिर ये 5th इलेक्ट्रॉन, फिर ये 6th इलेक्ट्रॉन। ओके, अब मैं पूछ रहा हूँ इलेक्ट्रॉन भरना तो आ गया, एक्स्ट्रा पेयरिंग कितनी है? तो यहाँ कितने पेयर है? पहले 1, यहाँ भी कितने पेयर है? 1। तो ये पेयर तो पहले से था, यहाँ पहले से पेयर था, वही पेयर यहाँ है, तो एक्स्ट्रा पेयरिंग नहीं मानी गई। एक्स्ट्रा पेयरिंग की भाई, पहले भी पेयर था, अब भी पेयर है, तो एक्स्ट्रा पेयरिंग कुछ नहीं हुई है, जो पहले से है वही है यहाँ, तो एक्स्ट्रा पेयरिंग की वैल्यू 0। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने हैं? 4, तो 4.4 डेल्टा नॉट माइनस में प्लस, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, तो 2.6 डेल्टा नॉट प्लस पेयरिंग एनर्जी 0। यहाँ एंडस की वैल्यू 0 है, तो वैल्यू क्या होगी? माइनस के 1.6 डेल्टा नॉट और प्लस के 1.2 डेल्टा नॉट, वो 0 फैक्टर है, और ये घटाओगे तो आएगा माइनस के 0.4 डेल्टा। तो ये केस हो गया वीक लिगेंड का। लेकिन अगर यही हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड लें, तो क्या कंसेप्ट बन के आएगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या कंसेप्ट होगा, इसी के लिए वो हमको समझना। तो मान लो मैंने यहाँ वीक की जगह पे लिखा स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो यहाँ मैंने लिख दिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड लिखने से क्या चेंज आया? तो हम कहेंगे एनर्जी गैप ज्यादा होगा, डेल्टा नॉट की वैल्यू ग्रेटर होगी पेयरिंग एनर्जी से, डेल्टा नॉट की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होगी, मतलब पेयरिंग एनर्जी कम है। तो पेयरिंग कंसेप्ट कह रहा है कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन पेयर में आ सकता है, जा सकता है। अच्छा, कैसे भरेंगे? तो इन दोनों के बीच को जो गैप है उसको बढ़ाओ पहले। ये है आपका T2G और ये भेज दिया मैंने EG ऊपर, और ये गैप कर दिया ज्यादा, पहले की तुलना में गैप ज्यादा। अब आपको 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, वहां तो ऐसे ही भरा जाएगा, यहां चेक करते हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन, ये थर्ड इलेक्ट्रॉन, ऊपर नहीं जा सकता, कहां आएगा? पेयर में। तो 4th इलेक्ट्रॉन पेयर में आया, 5th इलेक्ट्रॉन पेयर में आया और 6th इलेक्ट्रॉन पेयर, ऊपर नहीं गया, पेयरिंग में आता है। 1 2 3 पेयरिंग में आने के लिए कह रहा है ना, ऊपर तो गैप ज्यादा, ऊपर नहीं जा पाओ, तो पेयर में आओ। 1 2 3, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते 7 होते तो हमें जाना पड़ता ऊपर, तो पेयर में आए 1 2 3 4 5 6। अब हम बात करते हैं कि कितनी एक्स्ट्रा पेयरिंग है। यहाँ पेयरिंग 1 थी, यहाँ पेयरिंग 1 थी, तो ये पेयरिंग एक्स्ट्रा नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये पेयरिंग 1 है, यहाँ भी पेयरिंग 1 है। अब वहां केवल एक ही पेयरिंग है, तो वो एक पेयरिंग मैंने यहाँ कैंसिल कर दी कि ये वाली पेयरिंग तो वही है, लेकिन ये 2 पेयरिंग एक्स्ट्रा है, ये 2 पेयरिंग एक्स्ट्रा है जो वहां नहीं है, ये 2 पेयरिंग एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा पेयरिंग कितनी है यहाँ? 2, 1 और 2। 3 नहीं कहोगे, यहाँ एंडेस की वैल्यू 3 नहीं होगी, तुम कहो 1 2 3 नहीं, ये पेयरिंग पहले से थी, जो पेयरिंग यहाँ है उसको क्रॉस कर देंगे, एक पेयरिंग क्रॉस कर देंगे, तो 1 2 पेयरिंग होगी, वहां से कंपेयरिंग करके चलनी है, तो 2 पेयरिंग मारी जाएगी। तो एंडेस की वैल्यू 2।
अब टोटल इलेक्ट्रॉन है 6, तो यहां लिखेंगे हम 6 इंटू -0.4 डेल्टा नॉट। इस जगह पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन 0, और इस जगह पर देखो n डैश की वैल्यू है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2p। तो ये वैल्यू क्या आई, ये हो गया -k 2.4 डेल्टा नॉट, ये फैक्टर 0 प्लस 2। तो आपको अब पेयरिंग एनर्जी का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इस जगह पर इन द केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल शेप, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट बताया। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। वैसे हाइब्रिडाइजेशन देखना सबसे बढ़िया होता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, लेकिन इसने डायरेक्ट देखना बताया। एक तरह से याद करना होगा हमको कि कैसे। इसने कहा कि अगर D1, D2, समझो ध्यान से, D3, D8, D9 और D10, इन कंडीशंस में मैंने बताया था लिगैंड नॉट रेस्पॉन्सिबल, लिगैंड नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर पेयरिंग। इन केसों के लिए उसने कहा कि मैं इसको दो भागों में डिवाइड करता हूं, जिसमें D1, D2 या D3 इलेक्ट्रॉन होगा, उसकी हाइब्रिडेशन आप मानोगे D2sp3। क्या मानोगे? D2sp3। ओके। और जिनमें इलेक्ट्रॉन D8, D9 और D10 होगा, उसकी हाइब्रिडेशन मानोगे sp3d2। दोनों की शेप का नाम यहां चेक करो। जब हमारे पास D4, D5, D6 और D7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहां लिगैंड रेस्पॉन्सिबल है पेयरिंग के लिए। तो इस कंडीशन में हमें बातें ध्यान रखनी पड़ेगी वीक और स्ट्रॉन्ग की। अगर वीक लिगैंड है, इनमें से कोई भी है, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, और स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो इनमें से कोई भी होगा तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन माना जाएगा। ऑक्टाहेड्रल केस मतलब 6 लिगैंड अप्रोच कर रहे हैं। उस समय मैंने कंडीशन बताई थी, यहां हम मानते हैं नीचे T2g लेवल, और ऊपर हम मानते हैं Eg लेवल। ओके। और ये हो गया बैरी सेंटर, ये हमने कह दिया बैरी सेंटर। ये जो एनर्जी गैप है, इसको हमने बोला -k 0.4 डेल्टा नॉट, और ये जो एनर्जी गैप है उसको बोला प्लस में 0.6 डेल्टा नॉट। ओके। T2g लेवल की एनर्जी लो मानी गई, इसकी एनर्जी लेस मानी गई, और ऊपर वाले लेवल की एनर्जी ज्यादा मानी गई। ये तो हो गया ऑक्टाहेड्रल का केस। अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल का अरेंजमेंट, तो इसमें कैसा दिखेगा? यहां हम समझो ध्यान से, इस जगह पर ऊपर वाले डिब्बे को नीचे ले आएंगे, और इसका नाम रखा हमने ई लेवल, और ऊपर रखेंगे 3 डिब्बे वाला, इसको नाम दिया T2 लेवल, और ये हो गया बैरी सेंटर। बैरी सेंटर, ये जो एनर्जी है नीचे वाली, इस एनर्जी को हमने माना माइनस में 0.6 डेल्टा नॉट, और ऊपर वाली एनर्जी को हमने माना प्लस में 0.4 डेल्टा नॉट। मतलब इसका जस्ट उल्टा कर दिया है। तो ये टेट्राहेड्रल का केस माना गया। टेट्राहेड्रल की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी का 4/9 टाइम्स होता है। तो ये फैक्टर आपका क्या है? डेल्टा टी बराबर डेल्टा नॉट इंटू 4/9 माना गया। लेकिन यही बात हम स्क्वायर प्लेनर में बात करें तो इसका ऑर्डर बिल्कुल डिस्टर्ब रहता है। इसमें क्या होता है, ये दोनों हमारे कोर्स में नहीं है, टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर कोर्स में नहीं है, तो ये भी मैं डायग्राम बना रहा हूं। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ 2 डिब्बे
इसमें आता है dxz और dyz। ओके, इससे ज्यादा एनर्जी हम मानते हैं ऊपर dz स्क्वायर की, ऊपर की तरफ एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, तो नीचे दो डिब्बे dxz और dyz, उससे ज्यादा एनर्जी dz स्क्वायर की, उससे ज्यादा एनर्जी dxy की, और सबसे ज्यादा एनर्जी ds स्क्वायर माइनस वाई। ऊपर जाने पर एनर्जी बढ़ रही है। तो ये स्क्वायर प्लेनर का ऑर्डर है, जिसमें सबसे नीचे दो डिब्बे रहेंगे, उससे ऊपर dz स्क्वायर का, उससे ऊपर dxy, उससे ऊपर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का ऑर्डर रहेगा, जो हमारे कोर्स में बिल्कुल नहीं है, फिर भी अरेंजमेंट समझा दिया है। ऑक्टाहेड्रल की तुलना में टेट्राहेड्रल उल्टा कर देते हैं। हमारे कोर्स में केवल ऑक्टाहेड्रल का केस ही आता है। हमारे पास यहाँ एक क्वेश्चन है, हेक्सा एक्वा मैंगनीज सेकेंड, और दूसरा है हेक्सा साइनो मैंगनीज सेकेंड। पूछा है अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे दोनों में। मैंगनीज सेकेंड, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25, कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आर्गन 18 3d4s2 18 और 2 20 हो गया, और ये हो गया 3d5। हमें चाहिए सेकेंड, Mn+2 सेकेंड, तो दो इलेक्ट्रॉन यहां से गायब हो जाएंगे, तो ये आ गया आर्गन 18 3d5, डी में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, यहाँ एक्वा मतलब वाटर, एक्वा का मतलब है वाटर, और इस जगह पर वाटर जो है ये वीक लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? वीक लिगेंड। ओके, अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लगा के देखते हैं। ये आपका T2G लेवल, और ये हो गया आपका EG लेवल। आपके पास D में 5 इलेक्ट्रॉन है, D5, और वीक लिगेंड है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन। वीक लिगेंड तो ऊपर जाएंगे, 1 2 3 4 और 5। तो कितने हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 1 2 3 4 5। तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 माने जाएंगे। ओके, अगर यहाँ बात करें तो यहाँ भी D में 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन साइनो Cn नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ध्यान दो, ये हो गया आपका T2G, ये हो गया आपका EG। इलेक्ट्रॉन कैसे बजाएंगे? 1 2 3, ऊपर नहीं जा सकता, 4 5। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे इस केस में? 1 आएगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल जाएगी, वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड का केस आएगा। तो इस हिसाब से भरते हैं हम लोग। ओके, तो ये था आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का कंसेप्ट। आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है? ध्यान रखना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अप्लाइड करोगे आप जब लिगेंड जुड़ा हो, लिगेंड प्रेजेंट हो, तब प्रयोग कर सकते हो। अगर एक्वस सॉल्यूशन लिखा हो तो भी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का प्रयोग किया जा सकता है। ध्यान रखना इस बात।